ठीक है, कर दें स्टार्ट आज की क्लास को। मैं एक बार ना अपने तरफ से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं कि ये बोल क्या रहा है, एंड देन वी विल कम टू आंसर, एंड देन फ्रॉम देयर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंडीशन क्या है, कब ऐसा होगा कब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल क्या है आप समझो, बेस में 6 है, पावर में n है, और n के बारे में बोला हुआ है नेचुरल नंबर। ठीक है, डू यू रिमेंबर कि नेचुरल नंबर होता क्या था? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बेस में आप 6 रखो, पावर में कोई भी नेचुरल नंबर बिठा लो अपने चॉइस का, जो आपको अच्छा लगे। बिठाने के बाद में कुछ आंसर आना चाहिए, जैसे चेक कर लेते हैं एक बार। 6 पावर 1 का आंसर कितना आएगा? 6। 6 के पावर में अगर 2 ले लेते हो तो आंसर कितना आएगा? 36। 6 के पावर में आप 3 ले लेते हो तो आंसर कितना आएगा? 216। 6 के पावर में 4 लेते हो जब आंसर कितना आएगा? 512 तो नहीं आएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको कितना आ जाएगा? 6 6 36, 6 कैरी 3 9 1296। आया बात समझ? और ये कहानी यूं ही चलता जाए। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा पावर होगा जिसको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा उसके लास्ट पोजीशन पर 0 आए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा कभी नहीं हो। आया बात समझ? पहले आप देखो क्वेश्चन सोच लो एक बार कि क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 6 पावर n, और वहां पर n को क्या बोला हुआ है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में तो आप बहुत कुछ ले सकते हो, ये पूरा एक कलेक्शन पड़ा हुआ है आपके पास में, समझ रहे हो? एक पूरा का पूरा कलेक्शन है आपके पास में। इस पूरे कलेक्शन में से कोई भी नंबर आप पिक कर सकते हो, कोई भी नंबर आप पिक कर लो। पिक करने के बाद पावर में उसको बिठा दो, तो पावर में बिठाने के बाद में आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके कुछ ना कुछ आपका आंसर आएगा। जो आपका आंसर आएगा उस आंसर के यूनिट प्लेस में 0 आएगा या 0 नहीं आएगा, ये चीज क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 6 के केस में तो वी कैन क्लियरली सी कि ये नहीं आ रहा। आया बात समझ? अब ये कब आएगा उस चीज से रिलेटेड भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब ऐसा समझो कि कोई भी नंबर है x, ठीक है, और उसके पावर में लिखा हुआ है n, जहां पे मेरे को बोला हुआ है कि n एक नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है बताओ? नेचुरल नंबर। तो n के जगह पर मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आया समझ? अब इसके आंसर को, ठीक है, समथिंग 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 लास्ट में 0 आने के लिए देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है? देखो, ये जो आपका बेस में नंबर है ना x, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आदमी का मौजूद होना बहुत जरूरी। एक होना चाहिए 2 और दूसरा होना चाहिए 5। अगर x की यानी कि बेस वाले नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 दोनों आता है, देन तो इस पूरे ओवरऑल नंबर का आंसर इज गोइंग टू एंड विथ 0। लेकिन अगर x के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आता है, 5 नहीं आता है, 5 आता है, 2 नहीं आता है, या दोनों ही नहीं आता है, तो उस केस में जो भी नंबर बनेगा यहां पे उसके यूनिट प्लेस में कभी भी 0 नहीं आ सकता। दिस इज द कंडीशन दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। आया बात समझ? लिखो नोट, नोट में लिखो एनी नंबर x to the power n, any number x to the power n, comma n is a natural number, any number x to the power n, ऐसे लिखो, any number x to the power n, comma n is a natural number, will end with 0, will end with 0 if prime factorization of x, if prime factorization of x has 2 and 5 both, has 2 and 5 both, full stop। ठीक है, ये एक थ्योरी जैसा है जो आपको याद रहना चाहिए। क्लियर हो गया आइडिया? ओके, अब इस क्वेश्चन के आंसर को हम कैसे लिखेंगे? नहीं, पहले लिखेंगे नो से स्टार्ट करेंगे और फिर मेंशन कर देंगे कि बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 विल कंटेन ओनली 2 and 3, हेंस इट विल नॉट एंड विथ 0। ठीक है, लिखो नो it will
not end with 0. It will not end with 0 because prime factorization of 6 will contain only 2 and 3, will contain only 2 and 3, full stop. It will not have 5. It will not have 5. 5 होना तो चाहिए था, लेकिन 5 रहेगा नहीं। ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कभी कभार 1 मार्क 2 मार्क के लिए पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू के फॉर्मेट में और कभी पूरा फुल सब्जेक्टिव आंसर लिखना होगा। ठीक है, लैंग्वेज को देखो, समझो, अब बताओ मेरे को कि आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा समझ। करें, ट्राई करें। पहले काम करते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर मैं आगे का पार्ट आपको एक्सप्लेन करूं। चलो, फर्स्ट पार्ट तो आता है अपने को। बताओ मेरे को 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 13, वेरी गुड। और 117 का एक्चुअली 9 इंटू 13 होता है मेरे ख्याल में, तो 3 स्क्वायर इंटू 13 कह सकते हैं, चलेगा। और इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा बताओ? HCF इज गोइंग टू बी 30। ठीक है, अब जरा बोर्ड पर देखो आप एक बार, एक ये जो लाइन है ना, ये HCF ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये पार्ट देख रहे हो आप? इस लाइन का क्या मीनिंग है वो समझो। इस लाइन का मैथमेटिकल ट्रांसलेशन ये होगा कि HCF का आंसर is equals to I can write 65m minus 117। ये है इस लाइन का मतलब। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? ठीक है, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, इस लाइन का मीनिंग ये होता है कि HCF is equals to आप 65m minus 117 लिख सकते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में HCF का आंसर क्या आ रखा है? 13 आ रखा है। ठीक है, अब आप अगले स्टेप में HCF की जगह पर क्या बिठा सकते हो? 13। और कोई दूसरा क्वेश्चन होता तो जो भी आंसर आया रहता मेरा वो आंसर में उठा के यहां डाल देता, तो यहां क्या हो जाएगा बताओ? दिस इंप्लाइज, बोलो। हाँ, ये भी एकदम सही बात है, 65m माइनस 117। अब ये 117 उठ के इस साइड आ जाएगा, तो 13 प्लस 117 कितना हो जाएगा? 130 इज इक्वल्स टू 65m। अब 65 130 आप काट सकते हो, इट इज गोइंग टू बी 2, सो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, बस एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज अगर ट्विस्ट हो जाए थोड़ा सा तो। ठीक है, क्लियर ये वाला भी? ठीक है, अब एक नया हेडिंग लिखो आप लोग। हेडिंग में लिखो मीनिंग ऑफ मीनिंग ये वाला मीनिंग ऑफ HCF एंड LCM, मीनिंग ऑफ HCF एंड LCM and their application in word problems meaning of HCF and LCM and their application in word problems। ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर लिखा दूंगा, और ज्यादा नहीं, कम से कम 2-3 एग्जाम्पल हम लोग आज ट्राई करेंगे और बाकी एग्जाम्पल्स अगले क्लास। ठीक है, 2 सिंपल सा नंबर लेते हैं, लेट्स से एक आप 12 ले लो और एक आप 18 ले लो। ठीक है, आपका टास्क है कि मेरे को आप 12 का पहले बताओ HCF नहीं सॉरी फैक्टर्स बताओ आप मेरे। एक सेकेंड थोड़ा मैं ऐसे डिजाइन बना लूं ताकि देख के अच्छा लगे। इधर अपन लेना चाहते हैं मल्टीपल, ठीक है, फिर इधर 18 का लेंगे अपन
फैक्टर्स, ठीक है। और नीचे अपन ले लेंगे इसी का मल्टीपल। बताओ मेरे को फैक्टर्स क्या क्या होगा। अब मैं फैक्टर्स पूछ रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पूछ रहा हूं। 1 और 2 और 3 और 4 और 6 और, ठीक है, सबके लिए क्लियर है एकदम। 18 के लिए ट्राई करूं। 1 और 9 आएगा शायद, और 18 चलेगा पक्का। लेट अस नाउ फोकस ऑन मल्टीपल्स। प्रगति इधर फोकस करो बेटा। 12 का मल्टीपल बताओ। 12 और 24 और 36 और 48 और 60 और 72 और 84 हो जाएगा, जगह खत्म। 96 108 एंड सो ऑन। 18 का बताओ। 18 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 72, नेक्स्ट 90 हो जाएगा, चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। 108 बजे, हाँ राइट, ठीक है। अब टास्क है आप लोग के लिए, ठीक है। मैं कुछ कुछ मीनिंग पूछूंगा और आप अपने बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली मुझे आंसर करने का ट्राई कर, ठीक है। फर्स्ट आई विल नॉट फोकस ऑन 18, आई विल जस्ट फोकस ऑन 12, ठीक है। 12 का फैक्टर्स क्या क्या है देख देख के पढ़ के बताओ। 1 2 3 4 6 12, ठीक है। पास्ट में मैंने फैक्टर्स के ऊपर में डिस्क्रिप्शन आपको पहले दे रखा है, आज उसी डिस्क्रिप्शन को अपन थोड़ा रिमाइंड करते हैं। फैक्टर्स का 2 कंडीशन मैंने बताया था, याद है क्या क्या था? क्या था बताओ? साइज में छोटा होगा और डिवाइड करेगा कि डिवाइड होगा? करेगा। तो ये प्रॉपर्टी तो ये सब लोग को फॉलो करना चाहिए और सब लोग कर भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। साइज में एक 12 को छोड़ के बाकी सब लोग छोटा ही है, और इन सारे से अगर आप 12 को डिवाइड करने का ट्राई करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगा, सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर पक्का? नाउ लेट अस कम टू 18। 18 का फैक्टर्स पढ़ के देखो क्या क्या है। 1 2 3 6 9 8, कोई परेशानी नहीं। एक 18 को अगर इग्नोर मार देते तो बाकी सब लोग इससे छोटा है, और इन सब लोगों से जब आप 18 को डिवाइड करने का ट्राई करोगे तो बहुत ही इजीली 18 डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने बात किया 12 के फैक्टर्स का, वो लोग साइज में 12 से छोटा होगा और 12 को डिवाइड करेगा। फिर हमने बात किया 18 के फैक्टर्स का, वो लोग साइज में 18 से छोटा होगा और 18 को डिवाइड करेगा। अब हम चर्चा करेंगे 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स का। किसका चर्चा करेंगे बताओ? कॉमन फैक्टर्स का। नाउ हैव अ गुड लुक, ठीक है, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व कि इस सारे व्हाइट और इस सारे व्हाइट में कॉमन कौन कौन है। मैं मार्क कर देता हूं। 1 2 2 और 3 3 और 6 6, ठीक है। समझ में आया? अब एकदम लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जब हम सिर्फ 12 के फैक्टर्स को देख रहे थे तो उनका प्रॉपर्टी था कि वो 12 से छोटा होगा और वो लोग सब मिलकर 12 को डिवाइड करेगा। जब हम 18 के फैक्टर्स को देख रहे थे तो उनका प्रॉपर्टी था कि उसको 18 से छोटा होना है और वो सब लोग 18 को डिवाइड करेगा। जब मैं कॉमन फैक्टर्स देख रहा हूं, ठीक है ना, जब मैं कॉमन फैक्टर्स देख रहा हूं तो कॉमन फैक्टर्स का प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए? गेस करो। कॉमन फैक्टर को इन दोनों से छोटा होना होगा, ठीक है। और सिंस वो कॉमन है और फैक्टर भी है तो उसका प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि वो उसको भी डिवाइड करे और वो इसको भी डिवाइड करे। आया बात समझ? फैक्टर का प्रॉपर्टी है कि गिवन नंबर से छोटा हो और गिवन नंबर को डिवाइड करे। जब आप 2-3 नंबर का कॉमन फैक्टर देखते हो तो उसका प्रॉपर्टी होगा वो उस दोनों तीनों नंबर से छोटा होना चाहिए और उस दोनों तीनों नंबर को उसको क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। तो आप देखो कि 1 को देख लो, वो इन दोनों से छोटा है और वो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आप 2 को देख लो, इन दोनों से छोटा है, दोनों को डिवाइड करेगा। 3 को देख लो, दोनों से छोटा है, दोनों को डिवाइड करेगा। 6 को देख लो, दोनों से छोटा है, दोनों को डिवाइड करेगा। 4 को देखो, उससे छोटा है, उसको डिवाइड करेगा, लेकिन वो कॉमन फैक्टर नहीं है इसीलिए वो 18 को डिवाइड नहीं करेगा। आया बात समझ? 12 को देख लो, वो उसके बराबर है, उसका फैक्टर है, उसको डिवाइड करेगा, लेकिन 18 को डिवाइड नहीं करेगा। यहां आ जाओ, 9 को देखो,
18 का फैक्टर है, कॉमन फैक्टर नहीं है वो, तो सिंस वो 18 का फैक्टर है अकेला का, इसीलिए वो 18 से छोटा है और 18 को डिवाइड कर रहा है, वो अपना जिम्मेदारी निभा रहा है अच्छे से, ठीक है। लेकिन सिंस वो 12 के फैक्टर्स में नहीं आता है तो वो 12 को डिवाइड नहीं करेगा। आया बात समझ? एक बार और इस चीज को थोड़ा एनालाइज करते हैं, फिर मैं आपको एचसीएफ का मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है। फैक्टर्स का प्रॉपर्टी क्या है बताओ? नंबर से छोटा होना चाहिए और नंबर को डिवाइड करना चाहिए। कॉमन फैक्टर का प्रॉपर्टी क्या है? कि दोनों नंबर से छोटा होना चाहिए और दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए। अब आता है वर्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। एचसीएफ का मीनिंग क्या हो गया कि कॉमन फैक्टर्स के कलेक्शन में, ठीक है, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स के कलेक्शन में सबसे बड़ा आदमी। आया बात समझ? कौन है वो? 6। इनका एचसीएफ क्या हो गया? 6। आया बात समझ? तो एचसीएफ का भी हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एचसीएफ का ओवरऑल प्रॉपर्टी ये होगा कि जिन जिन नंबर्स का मिला के मैं एचसीएफ निकालने का ट्राई करूंगा ना, एचसीएफ का आंसर उन दोनों नंबर से छोटा ही आना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ में नो डाउट हाईएस्ट वर्ड है, लेकिन ये फैक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला हुआ है। आया बात समझ? हाईएस्ट को लेके कई बार बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं सर इसका आंसर तो बड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन आप ये देखो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला हुआ है, और फैक्टर का तो खुद का ही मान लो कि नेचर ऐसा होता है कि वो गिवन नंबर से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। आया बात समझ? तो छोटे फैक्टर्स में सबसे बड़ा आदमी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग ये हुआ, ठीक है। तो जब कभी भी आप एचसीएफ के बारे में सोचोगे तो आप हमेशा याद रखना कि एचसीएफ का आंसर गिवन नंबर्स के आंसर से हमेशा क्या होगा? छोटा, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर उन सारे नंबर्स को क्या करेगा? डिवाइड, क्योंकि ये लोग कॉमन फैक्टर है। एक तो फैक्टर है इसलिए छोटा होना चाहिए, कॉमन फैक्टर है इसीलिए दोनों को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। और हाईएस्ट वर्ड का टू बी ऑनेस्ट को ज्यादा यहां पे रेलेवेंस है नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? तो एचसीएफ को आज के बाद आपको ऐसे याद रखना है कि 2 नंबर का एचसीएफ मतलब उन दोनों से एक छोटा नंबर, ठीक है। और उस नंबर का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि वो उन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा या उन दोनों नंबर से डिवाइड होगा? करेगा। यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, एकदम दिमाग में क्लैरिटी रहना चाहिए। फिर से बोलूं एक बार, बोलो एचसीएफ का क्या मीनिंग है? छोटा होगा कि बड़ा होगा? दोनों नंबर से छोटा होगा। नंबर को डिवाइड करेगा कि डिवाइड होगा? करेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज के बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के ऐसा फीलिंग आता है कि मेरा जो आंसर है ना वो गिवन नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में छोटा होना चाहिए, गिवन नंबर के कॉन्टेक्स्ट में क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तो वो सवाल 100% एचसीएफ का ही सवाल है। आया बात समझ? नाउ लेट अस टॉक अबाउट मल्टीपल्स। आप पहले 12 के मल्टीपल्स को देखो, अच्छे से देखो, दिखाई दे रहा है? 12 के मल्टीपल से क्या प्रॉपर्टी आप प्रेडिक्ट करते हो? साइज में 12 से बड़ा होगा और 12 से डिवाइड होगा कि 12 को डिवाइड करेगा? 12 से डिवाइड होगा। लुक एट मल्टीपल्स ऑफ 18, बोलो क्या प्रॉपर्टी है? बड़ा है साइज में 18 से और 18 से डिवाइड होगा, ना कि 18 को डिवाइड करेगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। ये लोग सारा का सारा 18 से बड़ा है और इन लोग सारा का सारा 18 से डिवाइड होगा कि करेगा? बताओ, क्लियर ना? पक्का। अब बात करते हैं अपन कॉमन मल्टीपल का। ये ले लेते हैं, चलो कॉमन मल्टीपल बताओ। पहला कॉमन मल्टीपल है 36, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल है 72, और अगर मैं लिस्ट को कंटिन्यू करता तो अगला मल्टीपल कॉमन मल्टीपल होता 108। नाउ एक बार मैं फिर पूछता हूं, इफ आई जस्ट ऑब्जर्व द मल्टीपल्स ऑफ 12 तो व्हाट प्रॉपर्टी शुड बी सेटिस्फाइड? नहीं, क्या बोल रहे हो? बड़ा होना चाहिए 12 से और डिवाइड हो जाना चाहिए 12 से। इफ आई जस्ट ऑब्जर्व द मल्टीपल्स ऑफ 18 तब क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? बताओ। बड़ा होना चाहिए 18 से, डिवाइड होना चाहिए 18 से। रिपीट करो मेरे साथ, बोलो बड़ा होना चाहिए 18 से, डिवाइड होना चाहिए 18 से। जब आप कॉमन मल्टीपल को ऑब्जर्व करते हो, कॉमन मल्टीपल जो उसका भी मल्टीपल हो और जो इसका भी मल्टीपल हो, तो क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए दोनों से और डिवाइड होना चाहिए दोनों से। जब सिर्फ 12 का देखोगे तो बड़ा होना चाहिए 12 से, डिवाइड होना चाहिए 12 से। जब सिर्फ 18 का देखोगे तो बड़ा होना चाहिए 18 से, डिवाइड होना चाहिए 18 से। और दोनों का कॉमन देखोगे तो बड़ा होना चाहिए दोनों से, डिवाइड होना चाहिए दोनों से, ठीक है। अब एलसीएम वर्ड पे आ जाओ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल का कलेक्शन तो ये रहा, आया बात समझ? एंड दिस विल कंटिन्यू। इन सारी कॉमन मल्टीपल के बीच में सबसे छोटा आदमी, तो नो डाउट, हाँ आंसर यहां पे 36 है,
नो डाउट इसके डेफिनेशन में लोएस्ट वर्ड है, लेकिन फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये लोएस्ट वर्ड किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला हुआ है, मल्टीपल के कॉन्टेक्स्ट में बोला हुआ है, और मल्टीपल बाय नेचर कैसा होता है, हमेशा उन नंबर से बड़ा होता है। आया बात समझ? तो यहां से हमको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा आंसर गिवन वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, तो फिर वो क्वेश्चन किस चीज का क्वेश्चन रहेगा, एलसीएम का। ठीक है, लोएस्ट वर्ड सुन के सोच के ऐसा मत सोचना कि आंसर छोटा होने से हमको एलसीएम लगाना चाहिए। लोएस्ट वर्ड किसके लिए बोला हुआ आपको ये समझना पड़ेगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए बोला हुआ है, तो मल्टीपल तो खुद ही कभी नंबर से छोटा होता ही नहीं है, मल्टीपल तो हमेशा बड़ा होता है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी उन नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। आया बात समझ? अब अपन एचसीएफ एलसीएम दोनों को एनालाइज करते हैं एक बार। एचसीएफ का मीनिंग क्या होगा, छोटा और दोनों को डिवाइड करेगा। एलसीएम का मीनिंग क्या होगा, बड़ा और दोनों से डिवाइड हो जाएगा। आया बात समझ? और यहां से मेरा फाइनल कंक्लूजन बस इतना ही है कि वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के इफ आई गेट अ फीलिंग कि मेरा आंसर गिवन वैल्यू से छोटा होना चाहिए, आई विल थिंक कि वो क्वेश्चन एचसीएफ का है। और अगर मेरे को ऐसा लगता है क्वेश्चन पढ़ के कि मेरा आंसर गिवन वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, देन आई विल थिंक कि मेरा सवाल क्या चीज का है, एलसीएम का सवाल। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? थोड़ा कि पूरा 100% पक्का? लिखो पहले ये सारा बात लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस भी करेंगे इसको। पहले लिखो एचसीएफ। एचसीएफ फुल फॉर्म लिखूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसके लिए जो भी मैंने एक्सप्लेन किया मैं एक लाइन में समराइज कर देता हूं उसको, ठीक है। लिखो, इट इज स्मॉलर देन द नंबर्स and it divides the given numbers. It is smaller than the number and it divides the given number and it divides the given number. Clear? Next लिखो LCM. LCM का सारा लाइन आप लोग ट्राई करोगे HCF देख देख के बताने का, अगर समझ में आ गया पूरा तो क्या लिखना चाहिए, पहला लाइन बताओ। इट इज लार्जर या ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स। लिखो, इट इज लार्जर और ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स। और क्या बोलना चाहिए बताओ। इट विल डिवाइड कि इट इज डिविजिबल। इट इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। इट इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। इट इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। डन। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये दोनों लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप पढ़ लो एक बार। अगर लगे कि लिखा देना चाहिए तो मैं लिखा भी दूंगा, और नहीं तो फिर क्वेश्चन करेंगे सीधा। ठीक है, ये चीज समझाया कि सवाल पढ़ के अगर फीलिंग आए कि मेरा आंसर गिवन वैल्यू से छोटा होना चाहिए, वी शुड गो फॉर एचसीएफ। और अगर फीलिंग आए कि मेरा आंसर गिवन वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, देन आई शुड गो फॉर एलसी। चलेगा ना? ओके, सबसे पहला सवाल देखो, इसका आंसर तो वैसे याद ही होगा, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, पढ़ लो आप पहले अच्छे से, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ शुड यू थिंक, कैसे आपको सोचना चाहिए कि एचसीएफ पे जाना है कि एलसीएम में जाना है। ठीक है, पढ़ लो एक बार, पहले अच्छे से पढ़ लो सब लोग। डन? करें डिस्कस? ओके, ट्राई टू थिंक। मान लो कि ये वो फील्ड है। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल से ले लेते हैं। एक प्लेयर का नाम है शायद सोनिया, और एक प्लेयर का नाम है रवि। सोनिया को कितना टाइम चाहिए? 18 मिनट एक गोल चक्कर मारने के लिए। रवि को कितना टाइम चाहिए? 12 मिनट। ठीक है, अब इस स्टोरी को थोड़ा आप एनालाइज करने का ट्राई करो कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सोनिया को चाहिए 18 मिनट, रवि को चाहिए 12 मिनट। मान लो कि सुबह 7 बजे 7 AM पे ये लोग भागना शुरू करते हैं। ठीक है, एंड 7 AM पे आप ऐसा समझो कि रवि एज वेल एज सोनिया बोथ आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, नाउ ट्राई टू एनालाइज कि व्हाट विल हैपन एज वी मूव ऑन। जैसे जैसे वो लोग भागना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं 7:12 पे एक बार एनालाइज करता हूं कि क्या होगा, क्योंकि 12 मिनट के पहले तो रवि का भी कंप्लीट नहीं होगा,
तो दोबारा फर्स्ट पॉइंट पे तो वो पहुंचेगा ही नहीं, तो जो भी होगा वो 12 मिनट के बाद ही होना चाहिए। अब 7:12 पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचो कि क्या सिनेरियो रहेगा। तो रवि ने एक गोल चक्कर कंप्लीट करके यहां पहुंच गया होगा वापस। सोनिया का क्या स्टेटस रहेगा? सोनिया को एक गोल चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 18 मिनट। तो 12 मिनट पे तो शी इज श्योरली नॉट रीचिंग हियर, वो कहीं पीछे रहेगी, है ना। सपोज करो कि सोनिया यहां पे, ठीक है, और ये सिचुएशन कब का है बताऊं? 7:12। आया बात समझ? तो 7:12 तक, 7:12 तक आई कैन क्लियरली सी कि भाई ये लोग मीट नहीं कर, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग पॉइंट कब हो सकता है? 7:18 पे चांसेस है कि हो सकता है। लेट अस ट्राई टू थिंक कि 7:18 पे क्या होगा, ठीक है। तो 7 बजे रवि सोनिया ने दोनों यहां से स्टार्ट किया था। 7:12 पे सोनिया कहीं पीछे है और रवि वापस यहां पहुंच चुका है, ठीक है। 7:18 पे क्या होगा कि जब 12 पे ही रवि यहां पहुंच गया तो रवि रुका हुआ थोड़ी ना रहेगा, उसको अपने फिटनेस का कंसर्न है, वो अपना भागेगा, ठीक है। तो 7:18 पे सोनिया यहां से तो यहां पहुंच जाएगी, लेकिन रवि बेचारा यहां ना रुक के वो कहीं यहां पहुंच जाएगा। मानते हो? यह है रवि का पोजीशन 7:18। सोच के देखो, 12 मिनट में रवि वहां पहुंच गया था एंड 12 मिनट में सोनिया वाज ट्रेलिंग बिहाइंड, कहीं पीछे थी। 18 मिनट पे क्या हुआ कि फिर सोनिया का एक चक्कर कंप्लीट हो गया, लेकिन रवि वहां रुका हुआ नहीं रहेगा, रवि अपना आगे बढ़ जाएगा और 7:18 पे कहीं यहां भाग रहा होगा वो। तो अगेन 7:18 पे भी आई कैन क्लियरली सी कि दे आर नॉट मीटिंग। आया बात समझ? तो 7:12 पे मीटिंग नहीं हुआ, 7:18 पे मीटिंग नहीं हुआ, तो मीटिंग पक्का कहां होगा? इसके बाद होगा कि और पहले हो जाएगा? बाद ही होगा। अगर बाद ही होगा तो जो मेरा आंसर है उसका वैल्यू 12 मिनट और 18 मिनट से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि व्हाई आई शुड गो फॉर एलसीएम इन दैट क्वेश्चन। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? क्लियर है पक्का? श्योर। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस में सोचना होगा कि कहां आपका आंसर बड़ा आना चाहिए, कहां आपका आंसर छोटा आना चाहिए। जहां जहां आपको लगेगा कि आपका आंसर बड़ा आना चाहिए वहां वहां आपको यूज करना पड़ेगा एलसीएम, और जहां जहां आपको लगेगा कि आपका आंसर छोटा आना चाहिए वहां वहां आपको यूज करना पड़ेगा एचसीएफ। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये तो क्लियर है, अभी लिख लेंगे इसको, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, लिखना तो 2 मिनट का काम है। समझ में आ गया अच्छे से कि व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग? ओके, इस क्वेश्चन को पढ़ो और मेरे को सोच समझ के बताओ कि एचसीएफ की एलसीएम। पहले पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, टेक योर टाइम, क्योंकि 2 ही आंसर है, एचसीएफ एलसीएम। देखो मैं चाहता हूं कि आप ना तुक्का ना मारो, एकदम नहीं, ठीक है। आप एकदम अच्छे से सोचो कि एचसीएफ की एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ वाई एलसीएम, कौन बड़ा नंबर? अरे तो 420 और 130 तो जो है सो है, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है कि मुझे जो आंसर चाहिए, मुझे जो आंसर चाहिए वो आंसर आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों से बड़ा आएगा कि इन दोनों से छोटा आएगा? मैं यही चीज मैं बोल रहा था। देखो मैक्सिमम वहां बोला हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट वर्ड है, तो मैक्सिमम को देख के ये मत समझो कि आपका आंसर इस गिवन वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। आप अगर ये क्वेश्चन पढ़ चुके हो तो मैं क्वेश्चन आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल उसके पास में काजू बर्फी कितना है? 420, और टोटल बादाम बर्फी कितना है? 130। यहां तक क्लियर है सब कुछ? फिर दुकानदार क्या करेगा कि काजू बर्फी और बादाम बर्फी का बंडल बनाएगा, ऐसे ऐसे, आ रहा बात समझ? स्टैक करेगा उसको, ठीक है। स्टैक मतलब बंडल ही हो गया। अब आप कॉमन सेंस से सोच के देखो कि जितना आपका टोटल मिठाई है, जो नंबर ऑफ बंडल आप क्रिएट करोगे वो उस टोटल मिठाई से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? आया बात समझ? और मेरे को कितना बंडल बनाना है ये चीज तो पूछा है, तो मुझे निकालना है कि बंडल कितना बनेगा, और बंडल का जो क्वांटिटी है वो गिवन मिठाई के क्वांटिटी से कम या ज्यादा? बोलो, श्योरली बोलो, एकदम कम ना। तो आपका आंसर इससे छोटा आएगा कि इससे बड़ा आएगा? छोटा। देयरफॉर यू शुड गो फॉर एचसीएफ इन दिस क्वेश्चन। ये है तरीका सोचने का। आप क्वेश्चन की किसी वर्ड से ना कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन के वर्ड्स को इग्नोर करो, आप उस सीन में घुसने का ट्राई करो, सिचुएशन को समझने का ट्राई करो, ठीक है। और फिर ये सोचो कि आपको जो निकाल के आंसर करना है वो आंसर का वैल्यू अल्टीमेटली बड़ा आना चाहिए कि छोटा आना चाहिए। अगर लगता है कि बड़ा आना चाहिए तो आपको जाना चाहिए एलसीएम की तरफ, लगता है कि छोटा आना चाहिए तो आपको जाना चाहिए एचसीएफ की तरफ।
ठीक है। एंड डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज वर्ड्स, मैक्सिमम, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, अगड़म बगड़म, ये सब बेकार है। इन सब के बेसिस पर अगर आप सोचोगे ना कि एचसीएफ लगना चाहिए कि एलसीएम लगना चाहिए, तो मैक्सिमम टाइम आपका आंसर गलत ही आएगा। आप इन वर्ड से इन्फ्लुएंस मत हो, ठीक है, कि मैक्सिमम है तो उधर हाईएस्ट था तो हाईएस्ट मैक्सिमम सेम सेम, ठीक है, सिनोनिम जैसा हो गया तो चलो फिर एचसीएफ लगा दो, वैसे नहीं। सही तरीका ये है सोचने का। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? पक्का? एक क्वेश्चन और दिखाऊं, सही से सोच के आंसर करो तो ना, मैं हट जाता हूं। एकदम दरख्वास्त है कि प्लीज डोंट रश, ठीक है, टेक योर टाइम, और जब आपको लगे कि आप एकदम सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो कि मेरे को सवाल समझ में आ गया, देन ओनली यू आंसर। LCM? Sure. And how can you be so confident? बहुत बहुत सिंपल है। मान लो कि सुबह 8 बजे ये ट्रैफिक लाइट स्टार्ट हो जाता है, पहला ट्रैफिक लाइट रिपीट कितने सेकंड के बाद में करेगा? 48 सेकंड। दूसरे वाले को लेकिन 72 सेकंड चाहिए, थर्ड वाले को 108 चाहिए। तो आफ्टर 48 सेकंड ये बेचारा तो रिपीट कर लेगा खुद को, लेकिन इन लोग दोनों का कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लो कि एक बार आप 8:72 सेकंड्स का इमेजिन करो, तो 72 सेकंड्स जब होगा तो ये एक बार रिपीट कर चुका है, नेक्स्ट ये रिपीट करेगा कब? वापस और 48 सेकंड्स के बाद। तो और 48 मतलब कितना हो गया? 96। लेकिन ये तो 72 पे ही रिपीट कर जाएगा, तो जब ये रिपीट कर रहा होगा तो वो रिपीट नहीं कर रहा, और इसका तो अभी टाइम आया ही नहीं है, ये तो 108 पे रिपीट करने वाला था। जब 108 पे पहुंचोगे तब तक में ये दो बार कर चुका होगा, एक बार 48 पे और एक बार 96 पे। ये एक बार तो 72 पे करेगा, नेक्स्ट टाइम वापस और 72 के बाद करेगा, यानी कि कितने पे करेगा? 144 पे। लेकिन इसके साथ तो कोई नहीं करेगा। तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि 48 तक नो रिपीटेशन टुगेदर, 72 तक नो रिपीटेशन टुगेदर, 108 तक भी नो रिपीटेशन टुगेदर। तो जो रिपीटेशन टुगेदर वाला सीन होगा, वो मुहूर्त आएगा, वो 108 के बाद ही होना चाहिए। तो मेरा आंसर 108 से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो फिर ये सिचुएशन एचसीएफ का हुआ या एलसीएम का हुआ? एलसीएम का हुआ। ये तरीका है सोचने का। बाकी इसमें हाईएस्ट, लोएस्ट, ये सब कोई भी वर्ड रेलेवेंट नहीं। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर रिपीट करूं कि हो जाएगा? पक्का? अब लिखते हैं, फिर लिखो, यहां से बिगिन करो। नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल मत लिखो। क्वेश्चन लिखना पाप नहीं, महापाप है। उसको हम 2024 में नहीं करेंगे। लिखो clearly the answer will be LCM of 12 and 18. Clearly the answer will be the LCM of 12 and 18. पहले हम रवि और सोनिया वाले क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी एलसीएम निकालने का तरीका तो आता ही है अपने को, बताओ। 12 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर इंटू 2, एक ही बात है। फिर लिखूं एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और जो कि कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल्स टू 36 मिनट। नीचे लिखो हेंस दे विल meet after 36 minutes. Hence they will meet after 36 minutes. आ गया समझ? नेक्स्ट, इसके लिए लिखो क्लियरली द आंसर विल बी क्या होना चाहिए आंसर को? HCF. Clearly the answer will be HCF, ठीक है, of 420 and 130, 420 and 130, ठीक है। अब नीचे लिखो 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 का स्क्वायर, ठीक कह रहे हो शायद, फिर एक 3 आना चाहिए, 5 आएगा, हाँ एक 5 भी आएगा, एक 5 आएगा, ठीक है, और एक 7 आना चाहिए शायद, ठीक है। और 130 का
2 इंटू 5 इंटू 13, इस फॉर्मेट में लिख लेता हूं। अभी आप बताओ, एचसीएफ ही चाहिए हम लोगों को शायद। एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका? लोएस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन 2 है और 5 है, 2 का लोएस्ट पावर 1, 5 का भी लोएस्ट पावर 1, हेंस द आंसर इज 10। ठीक है, नीचे लिखो हेंस he should place, she should place 10 burfis in each stack. Hence, she should place 10 burfi in each stack. ठीक है, आगे चलें। ये वाला, इसमें आंसर क्या बता रहे थे आप लोग? एलसीएम लिखो। क्लियरली द आंसर विल बी एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। 48, 72 एंड 108। अभी 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 12 इंटू 3 था, तो 2 स्क्वायर इंटू, अच्छा 2 पावर 16 इंटू 3 भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो 2 पावर 4 इंटू 3, फिर 72, 2 क्यूब, 8 9 है ना, 2 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, फिर 108, तो ये हो गया 12 9 है, तो 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है कि ठीक नहीं है? नहीं, गड़बड़ लग रहा है। 2 स्क्वायर इंटू, अच्छा सॉरी, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ठीक है शायद। अच्छा, एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ? एलसीएम में सबका हाईएस्ट पावर ना, तो 2 पावर 4 इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल टू 16 इंटू कितना आ जाएगा? करो कैलकुलेट फटाफट। 432 राइट लग रहा है। 432 सेकेंड्स। ठीक है, 432 सेकेंड्स। क्लियर मेरे ख्याल में? इस पे मुझे बहुत सारा स्टार लगा देना चाहिए। इसमें आएगा भयानक कंफ्यूजन आएगा भी आप लोग। इसमें इनिशियली ना मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं, आप मानो कि क्वेश्चन यहीं तक है, बस आप इस पार्ट को सॉल्व करो, बाकी का अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, इस पार्ट तक सॉल्व करो आप। अच्छा नहीं, इस पार्ट तक कैसे सॉल्व करोगे? आप मेरे को ये बताओ कि ये कितने टाइम के बाद में एक साथ दोबारा टूल हो? 6 अरे फिर गड़बड़ हो गया सर, 6 नहीं होना चाहिए था, 3 है। 3 bells commence tolling together and toll at intervals of 6, 8 and 10 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? एक बार इस लाइन को इग्नोर कर दो। हाँ, अब मानो कि ये है ही नहीं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि देयर आर 3 bells, कितने कितने बाद देर के बाद में रिपीट करेगा? 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कितने टाइम के बाद में दे विल अगेन रिंग टुगेदर? पहला क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ श्योर एकदम? क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूं? फर्स्ट हाफ में आई एम जस्ट आस्किंग कि दे आर रिपीटिंग एट दीज इंटरवल्स, इफ दे स्टार्ट टुगेदर आफ्टर हाउ मच ऑफ टाइम विल दे अगेन रिंग टुगेदर? एक साथ फिर कितनी देर के बाद में बजेगा ये? 120। और वो 120 आपको एलसीएम से मिलेगा कि एचसीएफ से मिलेगा? एलसीएम से मिलेगा। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का? आप पहले वो पार्ट कर लेते हैं।
6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, 8 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब एंड 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5। एलसीएम चाहिए मेरे को, क्या हो जाएगा बताओ? 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, तो 8 5 जा 40, 43 जा 120 सेकेंड्स, राइट। और सेकेंड्स अगर मिनट में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 मिनट। यहां तक भी कहानी ठीक है, मैं आऊंगा। 15 नहीं, रॉन्ग आंसर। वो 15 ही क्यों रॉन्ग है, वही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कैच है। एनीवेज यहां तक ठीक है सब कुछ, पक्का रेडी सब लोग? अब 2 मिनट के लिए पेन छोड़, मैं अपने इस आंसर का क्वेश्चन पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस पार्ट, ठीक है? ऑलरेडी कर चुका है, पर फिर से कर देता कि अच्छे से समझ में आ जाए। पहला सवाल मेरा आपसे ये था कि 3 बेल है, एक 6 सेकंड के बाद रिपीट होता है, एक 8 सेकंड के बाद रिपीट होता है और एक 10 सेकंड के बाद रिपीट होता है। अगर ये लोग को मैं एक साथ बजा के छोड़ दूं तो कितने टाइम के बाद में ये लोग फिर से एक साथ बजेगा? ये मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे। उसका आंसर एचसीएफ से आना था कि एलसीएम से आना था? एलसीएम से, क्योंकि 6 सेकंड 8 सेकंड और 10 सेकंड में वो नहीं हो पाएगा। जैसे सेम लॉजिक सेम आइडिया ऐसा ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है? तो आंसर तो इसका आया एलसीएम। इससे मेरे को ये पता चला कि अभी अगर एक साथ इनको बजा दिया तो वापस ये लोग एक साथ 2 मिनट के बाद बजेगा। यहां तक बात ठीक है? और मेरे से पूछ रहे हैं कि 30 मिनट में ये लोग कितने बार बजेगा। मेरे से क्या पूछ रहा है बताओ? ये लोग 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है? नाउ आई विल प्रैक्टिकली शो यू कि व्हाई द आंसर इज नॉट 15, द एक्चुअल आंसर इज 16। वो एक काउंटिंग जो है ना मिस हो जाता है हम लोग। यहां पे ना मेरे को थोड़ा सा 0 से लेकर 30 तक फिल करने में हेल्प करो। हाँ, बहुत ही सिंपल है, होल नंबर्स लिखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, छोटा तो नहीं पड़ जाएगा? 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, फिर भी छोटा पड़ गया। अभी ठीक है शायद 26 थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट आप लोग ये चलो मैं लगा ही देता हूँ। 26 27 28 29 30, ठीक है? ये 30 सेकेंड। जहां जहां घंटी बजेगा वहां वहां मैं ये व्हाइट कलर से टिक मारता जाता हूँ। आप मेरे को पॉइंट बताते रहना कहाँ कहाँ घंटी बजेगी। जब बिल्कुल स्टार्टिंग है वहां तो घंटी बजेगा एक बार 0, ठीक है? फिर घंटी कब बजेगी? एक साथ 2, क्योंकि 2-2 मिनट के बाद में ये लोग एक साथ बजने वाला है। फिर घंटी कब बजेगा बताओ? 4, फिर 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 डन। अब आराम से इसको देखो, अकाउंट करो कितना टिक। मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आया सर? 0 पे क्यों बजेगा? मतलब जो 30 मिनट का टाइम हम काउंट करेंगे वो तो इसको बजाने के बाद काउंट करना स्टार्ट करेंगे ना। अभी एक बार बजा दिया इसको, अब फिर हम घड़ी को भी स्टार्ट कर दिए कि अब 30 मिनट में कितने बार बजेगा ये। तो इसमें होता क्या है कि जब आप ये लेते हो, देखो इसमें आइडिया बहुत सिंपल। टोटल टाइम मेरे को कितना दिया हुआ था बताओ? अब इसको मिटा देता हूँ, ट्राइंग टू आंसर। टोटल टाइम मेरे को कितना दिया हुआ था? 30 मिनट। और मेरे को पता चला कि 2-2 मिनट के बाद में ये लोग एक साथ बजने वाला है।
तो 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगा, उसका आंसर होना चाहिए था जनरली 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50। और बच्चों के दिमाग में यही वाला। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो बिगिनिंग में एक बार बजा ना, ये जब आप 30 डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो आप एक्चुअली काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। आप ये मान के चलो कि 2 मिनट के बाद पहले बार बजा होगा, जीरो पे जो ये एक साथ बजा होगा एकदम बिगिनिंग में, वो काउंटिंग आप मिस कर रहे हो। आया बात। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपका आंसर होना चाहिए दिस प्लस 1। किसके लिए? एकदम बिगिनिंग वाले के, ये जीरो वाले। आया बात। क्लियर है पक्का? अब इसी क्वेश्चन का एक भाई है, उस भाई को देखो। अब भाई में एक तो हाईलाइटेड वर्ड है, यहां आंसर 50। डिफरेंस समझ में आया आपको? जब बोले कि भाई बजाया और 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगा, तो जीरो वाला एकदम बिगिनिंग वाला जो आपने बजाया उसको, चीज को इनिशिएट करने के लिए, उसको काउंट करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल देता है कि नहीं नेक्स्ट 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगा, तब वो जीरो वाले को काउंट नहीं करना है, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 50। देखो आइडिया पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर? 100%। अब मेरे को एक बार बताओ एचसीएफ का प्रॉपर्टीज क्या क्या था? छोटा होगा, सब लोग पार्टिसिपेट करो, छोटा होगा और डिवाइड करेगा। एलसीएम का प्रॉपर्टी बड़ा होगा और डिवाइड हो जाएगा। जिस किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ के मेरे को फील हुआ कि आंसर मेरा छोटा होना चाहिए, उस वर्ड प्रॉब्लम में क्या अप्लाई करूंगा मैं? एचसीएफ। और जिस वर्ड प्रॉब्लम में मेरे को लगा कि आंसर मेरा बड़ा होना चाहिए, उसमें क्या अप्लाई करूंगा? एलसीएम। कभी कभी एलसीएम से एक दो कदम आगे भी जाना पड़ता है, जैसे इस क्वेश्चन कि एक साथ कितने कितने इंटरवल में बजेगा, उसका आंसर आया एलसीएम से। वंस आई गॉट दैट आंसर, तो 30 मिनट्स में कितने बार बजेगा वो मैं बता सकता हूँ। अगर मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूड करना है, आई एम सपोज टू ऐड 1। इफ आई एम सपोज नॉट टू इंक्लूड द स्टार्टिंग पॉइंट लाइक इन दिस क्वेश्चन, तब मैं वो 1 ऐड नहीं करूंगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50। क्लियर पक्का? ओके, लिखो। कहां तक लिख लिया हो ये बताओ? 2 मिनट तक। आगे लिखो, देयरफॉर इन 30 मिनट्स, इन 30 मिनट्स it will ring, it will ring 30 by 2 plus 1 टाइम्स, यानी कि 16 टाइम्स। ठीक है, डन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये वाला होता तो आंसर क्या होता हम लोग का? 15 टाइम्स। इसको आप लोग लिखो मत, मैं इसमें लिख के छोड़ देता हूँ। जब पीडीएफ मिलेगा तो वहां से देखोगे तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर विल बी 30 by 2 दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये नोट डाल के एक लिखाई देता। चलो देखो नोट, जस्टिफिकेशन आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको इस चीज को लेके बस मतलब करेक्टली कर देना है, एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, अच्छा नोट लिखो, इन 30 मिनट्स, इन 30 मिनट्स द आंसर वुड बी, द आंसर वुड बी, ये वाला देखो 30 by 2 प्लस, ऐसे बोर्ड पर देखो 30 by 2 प्लस। ठीक है, बट इन नेक्स्ट 30 मिनट्स, in next 30 minutes the answer would be 30 upon 2 is equals to 15 times, 30 upon 2 is equals to 15 times। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। एनी आइडिया ये क्या होता? सुना है वर्ड की नहीं सुना? जो ये कहा भूतकाल भविष्य काल में जा रही है, पास्ट का प्राइम नंबर। अच्छा पास्ट का प्राइम नंबर, नहीं प्राइम नंबर कभी पास नहीं होता, बस 2 3 पास है, बाकी सब लोग बहुत दूर दूर। 5 7 7 के बाद 11 13। वन ही कॉमन फैक्टर, इसको क्या बोलते?
पढ़ लिया चीटिंग कर लिया। एनीवे देखो कोप्राइम नंबर का मैं सच्ची बताऊं तो प्राइम नंबर से तो लेना देना नहीं, ठीक है, ये छल है जो आप लोगों के साथ में हो रहा है। कोप्राइम नंबर्स का मतलब है दो ऐसा नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, और जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका वन तो कॉमन फैक्टर रहता ही है, ठीक है ना। तो कोई भी दो ऐसा नंबर जिसके बीच में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे, कोप्राइम, ठीक है। तो रिपीट करूं कि हो जाएगा, एक बार रिपीट कर। आप एक क्लियर एग्जांपल दो मेरे को, बोलो। लिख लिख एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा कि 2 3 ये लोग सब तो कोप्राइम हो ही जाएगा। अब एक बार सोचो 15 और 14 के बारे, बाकी लोग भी इसको देख। मैं एक बार पहले फिर से बोल देता हूँ, फिर एग्जांपल लेके और आज के लिए यही लास्ट है, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा, थोड़ा जोर और जोश, नंबर। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी दो नंबर, नॉट नेसेसरीली प्राइम नंबर, कोई भी दो नंबर जिनके बीच सिर्फ वन एकमात्र कॉमन फैक्टर होगा, ऐसे नंबर को हम कोप्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ यू चूज एनी टू प्राइम नंबर यू विल फाइंड कि दे आर आल्सो कोप्राइम। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आई कैन आल्सो चूज टू नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम बट दे विल बी कोप्राइम। लाइक लेट अस टॉक अबाउट 8 एंड 9, एकदम सिंपल नंबर ले। 8 का मेरे को फैक्टर बताओ, 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, ठीक है। 1 फिर 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 बस, ओके, फिर 1 3 बस। अच्छा 9 प्राइम है कि नहीं, क्या चाहते हो गिर जाओ यहीं पे। 8 प्राइम है कि नहीं, नहीं है। लेकिन 9 और 8 के फैक्टर्स में जब आप चेक करोगे तो कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 बोलो, सिर्फ 1। कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। तो सिर्फ 1 अगर कॉमन फैक्टर होगा तो वो दोनों नंबर चाहे प्राइम हो चाहे नहीं हो, इनको लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं बताओ, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो नंबर चाहे प्राइम चाहे नॉन प्राइम, ठीक है, उनके बीच में अगर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है देन दोज नंबर्स विल बी क्लेम्ड एज को प्राइम। क्लियर। सारा नंबर को प्राइम हुआ मतलब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मेरे को रॉन्ग लग रहा है। सारा नंबर मैं जैसे देता हूँ आपको, देखो 8 के साथ में जैसे आप अगर 10 को ले लो ना, तो देखो यहाँ पे 8 का क्या क्या था, 1 2 4 और 8। 10 का क्या क्या बताओ, 1 2 5 और 10। अब इनके बीच में 1 भी कॉमन है 2 भी कॉमन, देख रहे हो, आया बात समझ। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सिंगल व्यक्ति के लिए आप को प्राइम डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा। बोलिए, सब फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ फैक्ट है मैं सारा दिखा दूंगा आप लोगों को। पहले ये बताओ कि कोप्राइम का डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एक बात याद रखना कि अकेले किसी एक नंबर को कोप्राइम नहीं बोले, कोप्राइम हमेशा जोड़े में रहेगा। कैसे रहेगा बताओ, जोड़े में, पेयर में रहेगा, ठीक है। और किसी पेयर को कोप्राइम पेयर का बोलोगे आप, जब उस पेयर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1। 1 तो सबके पास कॉमन होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। रिपीट करूं कि हो जाएगा पक्का। कोप्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी है, प्राइम नहीं होके भी लोग कोप्राइम हो सकते हैं। आया बात समझ, ठीक है। लिखो, और जो सारा फैक्ट मैं भी डिस्कस करूंगा फिर क्लियर हो जाएगा। लिखो, एनी टू नेचुरल नंबर्स, एनी टू नेचुरल नंबर are called co-prime, are called co-prime if ये प्राइम कॉम्पोजिट को प्राइम सब नेचुरल के लिए ही वैलिड, ठीक है। एनी टू नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ दे हैव if they have only one as their common factor, if they have only one as their common factor, ठीक है, फुल स्टॉप।
अब एक बार मेरे तरफ देखो फिर से, मैं फिर पूछता हूँ, को प्राइम अकेला कोई नंबर हो सकता है? हमेशा किस में होगा? पेयर में होगा। को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी है क्या? प्राइम लोग तो को प्राइम है ही, लेकिन जो लोग प्राइम नहीं है वो लोग भी को प्राइम हो सकता है। और दुनिया का सारा पेयर हमेशा को प्राइम होगा ऐसा नेसेसरी नहीं। देयर विल बी मेनी पेयर जो लोग को प्राइम नहीं। क्लियर है? अब कुछ फैक्ट्स है, देखो। सबसे पहला फैक्ट कि भाई अगर प्राइम है तो को प्राइम होगा ही पक्का, क्योंकि प्राइम नंबर का ज्यादा फैक्टर होता ही नहीं है, और सारे प्राइम नंबर्स के बीच में आपको सिर्फ वन ही एकमात्र कॉमन फैक्टर मिलता रहेगा। आया बात समझ? इसीलिए एनी टू प्राइम नंबर आर ऑलवेज व्हाट? को प्राइम। पहला बात। दूसरा बात कि टू नॉन प्राइम नंबर्स कैन आल्सो बी को प्राइम। आप एक एग्जांपल 14 15 देख सकते हो, आप एक एग्जांपल मान लो कि 8 9 देख सकते हो। ठीक है? क्लियर है मेरे ख्याल में? नेक्स्ट पॉइंट है एचसीएफ ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज वन। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। को प्राइम का डेफिनेशन कि वन के अलावा कुछ कॉमन होना ही नहीं चाहिए। तो वैसे व्यक्ति लोग का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो एक ही कॉमन फैक्टर ही है, कौन है वो? वन। तो इसीलिए एचसीएफ का आंसर भी क्या हो जाए? वन। और लास्ट पॉइंट की एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, जो आप लोग सोच रहे थे कि बैक टू बैक वाला जो नंबर है वो हमेशा क्या होगा? को प्राइम। जैसे 8 9 हो गया, 14 15 हो गया। ठीक है? आप मान लो कि 22 23 में, तो 23 भी प्राइम में छोड़ो, 24 25 ले लो। 24 भी प्राइम नहीं है, 25 भी प्राइम नहीं है, लेकिन 24 25 क्या हो जाएगा? को प्राइम हो जाएगा। क्लियर है? मैं फिर पूछता हूँ, को प्राइम नंबर्स पेयर में एग्जिस्ट करेगा कि अकेला अकेला एग्जिस्ट करेगा? पेयर में एग्जिस्ट करेगा। कौन से पेयर को को प्राइम बोलोगे? जिनमें सिर्फ वन एकमात्र कॉमन फैक्टर होगा। को प्राइम नंबर लोग का एचसीएफ कैसा होगा? वन। बैक टू बैक कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम। कोई भी पेयर ऑफ प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम। ठीक है? चलो आज यहाँ रुक जाएंगे।